सबसे पहले मैं तुमको थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर होगा वो साउंड वेव पे होगा। ठीक है। लास्ट टाइम स्ट्रिंग वेव पे किया था। स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों चैप्टर्स में। वो वही डिफरेंसेस के बारे में एक बार बात करते हैं इस पे। सो सबसे पहले अगर टॉपिक्स की बात करें तो क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर हुआ था। एक तो सबसे पहले देखा जाए तो साउंड वेव और उसकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। प्रॉपर्टीज में जैसे स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। और स्पीड अगर कम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और कम होती है जिसकी उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ये स्टार्टिंग के टाइम में ये सब डिस्कस किया था हमने उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। दूसरा फिर वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव में जो तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे चलता है, अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी चलता है। अब बी की वैल्यू जो है दो टाइप से डिफाइन किया जा सकता है यहाँ पे, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस में और एक है तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये हो जाता है आर टी अपॉन एम का रूट, और एडियाबेटिक प्रोसेस में ये हो जाता है गामा आर टी अपॉन एम का रूट, जहां पे गामा होता है तुम्हारा एडियाबेटिक कोफिशिएंट सीपी बाई सीवी। और अगर गैस के अलावा जैसे दूसरे मीडियम में अगर हम वेलोसिटी निकाले, जैसे सॉलिड में अगर निकाले, तो वहां पे आता है अंडर रूट वाई बाई रो। ये सब सारी वेलोसिटीज भी इसमें कवर हुआ था। ठीक है। तो ये था वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला। और उसके बाद फिर आगे अगर बढ़े तो सिनुसॉइडल फॉर्म ऑफ वेव। सिनुसॉइडल फॉर्म ऑफ वेव में दो टाइप के वेव यहां पे आए थे, एक था तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेव और दूसरा था तुम्हारा प्रेशर वेव। प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन था वो था एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी डेल एस अपॉन डेल एक्स। इस रिलेशन से हमने डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव निकाला था। फिर उसमें एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी, ये सब सारी चीजें डिस्कस करी थी। एनर्जी जो है बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन होता है जैसे स्ट्रिंग वेव में डिफाइन होता है। बाकी फॉर्मूला वाइज जो है यहाँ पे पावर का फॉर्मूला जो है वो चलता है पी नॉट स्क्वायर ए अपॉन टू रो वी एवरेज पावर। उसको हम लोग टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी मिल जाता है। उसको एरिया से डिवाइड करोगे उस पावर को तो इंटेंसिटी मिल जाएगा। सो यहाँ पे बस सारी चीजें जो है मैक्सिमम वो प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन होता है, जिसमें हम लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड को बोलते हैं बी के एस नोट के बराबर है वो। तो ये इक्वेशन वाइज ये सब सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट नंबर आता है लाउडनेस का, पिच का, क्वालिटी का, वेव फ्रंट्स का। सो लाउडनेस ऑफ साउंड का फॉर्मूला है 10 log आई बाई आई नॉट, जहां पे आई नॉट की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻12 के बराबर होती है। इससे कम इंटेंसिटी की अगर साउंड है तो वो साउंड हम लोग सुन नहीं सकते हैं। कम से कम इतनी इंटेंसिटी की साउंड तो होनी चाहिए अपने पास, इससे कम होगी तो लाउडनेस बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं होगा वो। और वैसे ही पिच के बारे में भी डिस्कस किया था, क्वालिटी के बारे में भी और वेव फ्रंट्स के बारे में। जैसे पिच जो था वो थिननेस या फिर हैवीनेस ऑफ साउंड डिफाइन करता है, जिसका अगर आवाज जो है काफी भारी है, इसका मतलब ये है कि उसका पिच जो है काफी ज्यादा है। पिच ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सॉरी, जिसका पिच ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, टाइम पीरियड कम है उसका। और जिसमें थिननेस है, आवाज पतला है, पतला है तो उसका मतलब ये है कि पिच कम है, पिच कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, टाइम पीरियड ज्यादा है। आई थिंक उल्टा यहां पे हो गया। जिसका आवाज पतला है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम मतलब पिच कम। सो जिसका पिच कम उसका पतला आवाज बेसिकली सुनने को मिलता है। और अगर हैवी आवाज है तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। फिर से उल्टा हो रहा है, एक मिनट। थिन आवाज जो है उसका टाइम पीरियड होता है कम, जल्दी जल्दी बोलता है। टाइम पीरियड कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब पिच ज्यादा है।
सो पतला आवाज का पिच ज्यादा होगा, और हैवी आवाज जो है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ये है उसकी पिच कम होती है। सो ये है तुम्हारा थिन और हैवी आवाज के बारे में जो कि पिच से रिलेटेड है। अब उसके बाद अगर क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करें तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्लैरिटी के बारे में बताता है कि कितना क्लियर आवाज आ रहा है या कितना अनक्लियर आवाज आ रहा है। सो क्लियर आवाज का जो वेव फॉर्म होता है स्मूथ होता है, ये क्लियर आवाज है, और जो अनक्लियर आवाज है वो इस टाइप का कुछ होता है। मतलब वेव फॉर्म जो है वो स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। डिस्टॉर्टेड होने का मतलब इस तरीके का कुछ दिखता है तुम्हें। सो ये था क्वालिटी के बारे में। और उसके बाद वेव फ्रंट्स का डिस्कशन किया था हम लोगों ने। वेव फ्रंट्स जो कि बेसिकली सेम टाइप के फेज वाले पॉइंट्स को जो कनेक्ट करता है, जो कर्व मिलता है, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले लोकस को हम लोग वेव फ्रंट्स बोलते हैं। सो वेव फ्रंट के दो कैटेगरीज यहाँ पे देखे गए थे, एक था तुम्हारे स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरा था सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और उसमें फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है, इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है, ये वहां पे देखा था हमने। फिर कमिंग टू द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में तीन केसेस यहां पे आए थे साउंड वेव के अंदर। एक था सेम डायरेक्शन वाला जो कि स्ट्रिंग वेव की तरफ फेजर डायग्राम से ही सॉल्व होता है। दूसरा था अपोजिट डायरेक्शन वाला जिससे कि स्टैंडिंग वेव बनता है, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रिंग वेव की तरह ही है। और लास्ट में एक जनरल इंटरफेरेंस आया था 3D का, जिसको हम लोग फेज डिफरेंस या फिर डेल्टा फाई से हम लोग सॉल्व किया करते थे, जिससे दो टाइप के इंटरफेरेंस देखने को मिलता था। एक था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो जो भी यहां पे डेल्टा फाई आता था वो डेल्टा फाई अगर 2n पाई के बराबर है तो इससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था, और डेल्टा फाई अगर 2n माइनस 1 पाई के बराबर है तो इससे अपने को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता था। डेल्टा फाई की जो वैल्यू होती थी ये होती थी k डेल्टा x प्लस फाई नॉट 2 माइनस फाई नॉट 1। सो फाई नॉट 2 और फाई नॉट 1 अगर सेम है दो वेव्स के लिए, इसका मतलब वो दोनों सेम फेज में है। इसको बोला जाता है कि ये सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं। और डेल्टा एक्स जो है वो तुम्हारा पाथ डिफरेंस बेसिकली एक्सप्लेन करता है। ये पाथ डिफरेंस है और ये सेम फेज में ऑसिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को दिखाता है। सो इन दो चीजों के ऊपर ये डेल्टा फाई डिपेंड करता है। और अगर ये फैक्टर इसके बराबर होता है तो कंस्ट्रक्टिव, और ये फैक्टर इसके बराबर होता है तो डिस्ट्रक्टिव। सो अगर यहां पे मान लो फेज डिफरेंस जो है पाई हो गया, ये सेम फेज में ना ऑसिलेट करके पाई का फेज डिफरेंस कर रहे हैं, तो पाई को जब उधर ले जाओगे तो k डेल्टा एक्स 2n माइनस 1 पाई हो जाएगा, और ये वाला जो फैक्टर है ये 2n प्लस पाई हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, बेसिकली उल्टा हो जाएगा। फिर ये उल्टा होने से ये नहीं समझना है कि रिजल्ट बदल गया, रिजल्ट नहीं बदलता है कभी भी। ये जब उधर मतलब शिफ्ट होता है तो ये वाला जो फैक्टर है k डेल्टा एक्स के टर्म्स में सिर्फ बदलता है, बाकी रिजल्ट जो है वो वही रहेगा ओरिजिनल। सो ओवरऑल ये दो चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये था जनरल इंटरफेरेंस के अंदर। अगर डेल्टा फाई इन दोनों के बराबर नहीं है, ना तो मीन्स 2n पाई के बराबर, ना तो मीन्स 2n माइनस 1 पाई के बराबर है, तो ना तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा ना तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा, बस एक जनरल इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पे। इसी इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन फिर ऑर्गन पाइप में किया था, जहां पे हमने एरर भी देखा था। एरर जो था वो बेसिकली 0.6R के बराबर हो रहा था एक साइड ऑफ ऑर्गन पाइप में, और जो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा था वो बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे स्ट्रिंग में होता है। और लास्ट में इसमें एप्लीकेशन किया था इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। इंस्ट्रूमेंट्स में चार टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक था क्विंक्स ट्यूब, दूसरा था कुंट्स ट्यूब, तीसरा था रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, और चौथा जो था तुम्हारा वो था सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर स्ट्रिंग वेव के अंदर कवर होता है, लेकिन ओवरऑल ऐसे चार इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये चारों इंस्ट्रूमेंट्स जो है वेलोसिटी ऑफ वेव और इंटरफेरेंस इन दोनों को एक्सप्लेन करता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। लास्टली नंबर आता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। फिर से ये जो पार्ट है ये पार्ट बिल्कुल स्ट्रिंग वेव के जैसा ही है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही मिलता है जैसे उधर मिलता था, और फेज शिफ्ट ऑकरेंस भी बिल्कुल वैसे ही होता था जैसे पहले मिलता है। डेंसर मीडियम से टकराएगा तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा रिफ्लेक्टेड वेव में, और रेयरर मीडियम से अगर टकरा के वापस लौटेगा तो कोई भी फेज डिफरेंस वहां पे देखने को नहीं मिलेगा।
अल्टीमेटली कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो कि है बीट्स और डॉपलर इफेक्ट. सो बीट्स अपने को तब देखने को मिलता है जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर करता है, और बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f1 माइनस f2 के बराबर होती है. इसका ग्राफ वगैरह भी डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छा ग्राफ आता है बीट्स का, ये देखा होगा तुमने उसमें. और डॉपलर इफेक्ट जो है वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का बदलना ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि जनरल फॉर्मूला चलता है तुम्हारा v ऑब्जर्वेशन मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, या इसको ऐसे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू v प्लस माइनस vm प्लस माइनस v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस vm माइनस प्लस v सोर्स इंटू f ओरिजिनल. सो ये जो केस है ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी है. सो लैम्डा ऑब्जर्वेशन अगर निकालना अपने को इससे, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू एन लैम्डा वाले फॉर्मूले से. मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज v प्लस माइनस vm डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो लैम्डा ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दोनों के हेल्प से इस तरीके से निकाला जा सकता है. डॉपलर इफेक्ट का एक लास्ट केस डिस्कस हुआ था, अगर वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तब डॉपलर इफेक्ट को कैसे स्टडी करते हैं. सो रिफ्लेक्शन के केस में जिससे वो टकरा रहा है सोर्स और उसके बीच में सबसे पहले सॉल्विंग की जाती है. मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो यहां पे सोर्स है, यहां पे ऑब्जर्वर है और यहां पे वॉल है. सो एक वेव तो इससे डायरेक्टली इसके पास पहुंच रहा होगा जो कि नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट है, उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे. और एक जो है वेव इसके पास पहुंच रहा है इससे टकराने के बाद, यहां से वेव जो है यहां पे जा रहा है और इससे टकराने के बाद इस पे आ रहा है. तो ये जो टकरा करके इस पे आ रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोली जाए तो उसमें हम लोग ये अप्रोच लगाते हैं, सोर्स और इसके बीच में सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको मानते हैं एक फेक ऑब्जर्वर. सो फेक ऑब्जर्वर मान करके यहां की फ्रीक्वेंसी कुछ निकालते हैं f'. अब इस फेक ऑब्जर्वर को हम लोग बनाते हैं फिर फेक सोर्स. फेक सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में फिर डॉपलर इफेक्ट लगाया जाता है टू गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड वेव. सो ये प्रोसेस था जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के लिए डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होता था. सो ओवरऑल ये सारी चीजें थी जो इसमें डिस्कस हुआ था. ठीक है, इसमें किसी में भी किसी पोर्शन में अगर डाउट है तो बताओ, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. बताया गया है कि लाइट पॉइंटर फिक्स्ड एट वन prong ऑफ a tuning fork touches a vertical plate. Fork is set vibrating and the plate is allowed to fall freely. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्लेट में वाइब्रेशन सेट किया गया इस ट्यूनिंग फोर्क के हेल्प से और प्लेट को फिर रिलीज कर दिया गया. ठीक है, नीचे फ्री फॉल में. So 8 complete oscillations are counted when the plate falls through 10 centimeter. जब ये प्लेट 10 सेंटीमीटर नीचे गिरा तब तक इसमें 8 बार ऑसिलेशन हो चुका था वेव का. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बताना है. तो ये बताओ इसको 10 सेंटीमीटर नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा. यहां से यहां 10 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है फ्री फॉल के अंदर, तो कितना टाइम लगेगा इसको. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं. So 10 by 100 is equal to u, that is 0, plus half into g into t square. ठीक है, g दे रखा है 9.8, so ये इसको ले लो 9.8. so 1 0 इधर कटा, so t स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये 4.9 मतलब 1 by 49, मतलब t की वैल्यू आ गई 1 by 7. ठीक है, इतना टाइम लगेगा. इतने टाइम में 8 बार ऑसिलेशन कर चुका है, तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम. 1 by 7 सेकेंड में 8 बार ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम. 1 by 7 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1 by 56. सो टाइम पीरियड जो होगा क्या वो 1 by 7 इंटू 8 हो गया.
और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो कितना वैल्यू हो गया ये 56 हर्ट्ज। सो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन अब लिखोगे तो पूरा 100% पूरा छापने की जरूरत नहीं है, एक दो बस पॉइंट्स लिख लो कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, उसके बाद बाकी घर पे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है कि देयर आर 2 कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेज, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब होता है कोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, सो 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग इनिशियल फेज डिफरेंस 0, मतलब फाई नॉट 2 और फाई नॉट 1 बराबर है, फाई नॉट 2 और फाई नॉट 1 बराबर है। सो डेल्टा फाई जब लिखोगे इसमें, तो डेल्टा फाई लिखोगे तो ये आएगा k इंटू डेल्टा एक्स प्लस फाई नॉट 2 माइनस फाई नॉट 1, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, इनिशियल फेज डिफरेंस। सो ये हो जाएगा k इंटू डेल्टा एक्स। सो k इंटू डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस होगा। सो अपने को पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मैक्सिमा लोकेटेड ऑन द इलिप्टिकल बाउंड्री। सो मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई रख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए तो ये जैसा चल रहा था वैसा चलता ही रहेगा, बाकी ये फैक्टर जो है ये फैक्टर भूलना नहीं है, यही अभी अभी बता भी रहा था। सो 2n पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो 2 पाई से 2 पाई कटा, सो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी n लैम्डा के बराबर। तो जहां जहां पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा के फॉर्म में होगा वहां वहां पे मैक्सिमा देखने को मिलेगा अपने को। सो n लैम्डा में वैल्यूज डालते जाओ, सबसे पहले n को रखो तुम 0, तो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 0, जहां पे भी डेल्टा x 0 मिलेगा वहां पे मैक्सिमा मिलेगा। फिर डेल्टा n की वैल्यू रखो 1, मतलब ये वैल्यू मिलेगा लैम्डा, जहां पे भी डेल्टा x लैम्डा के बराबर होगा वो वाला पॉइंट भी मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। वैसे ही 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसे चलता रहेगा, जहां पे भी पाथ डिफरेंस इन सब वैल्यूज के बराबर होगा वहां पे तुमको ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा देखने को मिलेगा। अब पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लाइन पर देखो, डिटेक्टर यहां पे चल रहा है इस इलिप्स पे, मैं इस लाइन पे देख रहा हूं, तो एक पॉइंट डिटेक्टर यहां पे आएगा, एक पॉइंट डिटेक्टर यहां पे आएगा। डिटेक्टर इलिप्स पे चल रहा है, मैं S1 और S2 वाले लाइन पे चल रहा हूं, तो मतलब कॉमन इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट हुआ, मतलब डिटेक्टर यहां पे एक बार आएगा और डिटेक्टर एक बार यहां पे भी आएगा। तो इस वाले पॉइंट पर S1 चला यहां से यहां, कितना चला वो 4 लैम्डा प्लस एक्स चला उसका पाथ पहुंचने के लिए, और S2 को इधर से इधर पहुंचने के लिए कुछ ही एक्स चलना होगा, तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना हुआ 4 लैम्डा, सिर्फ 4 लैम्डा। फिर से देखो S1 को यहां से यहां चलने के लिए कितना पाथ कवर करना पड़ा 4 लैम्डा प्लस ये समथिंग, S2 के इधर से इधर चलने के लिए कितना पाथ कवर करना पड़ा यही समथिंग, सिर्फ इतना ही ना। तो दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला कट जाएगा, सिर्फ 4 लैम्डा बचेगा। तो क्या 4 लैम्डा इनमें से किसी एक रिजल्ट से है, मतलब यहां पे मैक्सिमा मिलेगा, यहां पे मैक्सिमम मिल जाएगा। इस पॉइंट पे आ जाओ, S1 को यहां से यहां चलने में इतना डिस्टेंस लगा, S2 से यहां से यहां चलने में दिस प्लस ये 4 लैम्डा, तो क्या पार्ट डिफरेंस यहां पे भी 4 लैम्डा हो गया, मतलब ये भी मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये भी मैक्सिमा वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट से मिल गए। अब इस लाइन पे चलो, एक पॉइंट यहां पे एक पॉइंट यहां पे, S1 को यहां से यहां चलना पड़ रहा है, S2 को यहां से यहां, क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही है, मतलब डेल्टा एक्स कितना हो गया 0, तो ये भी मैक्सिमा और ये भी मैक्सिमा,
ये दोनों भी मैक्सिमा। अब 4 पॉइंट्स मिल गए हैं, अब कौन सा रीजन बाकी है? एक रीजन ये, एक रीजन, एक रीजन, एक रीजन, ये 4 रीजन्स बाकी हैं। सो इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो यहां पे। सो यहां पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो S1 को यहां से यहां चलना होगा और S2 को यहां से यहां चलना होगा, X1 और ये X2। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक होती है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। मतलब x1 माइनस x2 इज ऑलवेज लेस देन 4 लैम्डा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। यही तो है पार्ट डिफरेंस। ये x1 माइनस x2 ही तो पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस अगर 4 लैम्डा से कम है तो क्या ये 3 लैम्डा हो सकता है? क्या ये 2 लैम्डा भी हो सकता है? क्या ये लैम्डा भी हो सकता है? क्या ये 0 भी हो सकता है? 0 हो सकता है ना। अगर x1 माइनस x2 इज लेस देन 4 लैम्डा है तो 3 लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल है। x1 माइनस x2 10 से कम है तो 9 हो सकता है ना, वो 9, 7, 6, 8 ऐसे हो सकता है ना। तो ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो 3 लैम्डा के लिए क्या एक यहां पे मैक्सिमा देखने को मिलेगा, जिस पॉइंट पे भी 3 लैम्डा आएगा पार्ट डिफरेंस, 2 लैम्डा पे भी, लैम्डा पे भी। और 0 वाला जो है, ये वाला और ये वाला ले चुके हैं अपन। 0 वाला ये दोनों पॉइंट था, वो दोनों पॉइंट तो ले चुके हैं अपन, तो ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। मतलब इस रीजन में 3 और मैक्सिमा देखने को मिलेगा। वही सेम 3 मैक्सिमा यहां पे भी, 3 यहां पे भी और 3 यहां पे भी। टोटल कितने हो गए? 12 और ये 4, 16। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन निकाला कि मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होगा, फिर एक एक करके ढूंढना स्टार्ट कर दिया। एक एक करके ढूंढता चला गया, मिलता चला गया सारा। डेल्टा एक्स निकलेगा, एक यहां से यहां आ रहा है, एक यहां से यहां जा रहा है, तो ये डिस्टेंस तो पता है 2.4 है। ये वाला निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। सो x1 माइनस x2 मिल गया। और बोल रखा है कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिटेक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी बोल रखा है कि दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी इन फेज। मतलब फाई नोट 2 और फाई नोट 1 ये दोनों सेम होगा यहां पे भी। तो k डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n पाई यहां पे भी चलेगा। डेल्टा एक्स निकाल ही चुके हो, डेल्टा एक्स निकाल चुके हो। और पूछा गया स्पीड ऑफ साउंड वेव पूछा गया, तो k डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई। तो 2n पाई में o वाले पॉइंट के लिए n 0 होगा, इस वाले पॉइंट के लिए n की वैल्यू 1 होगी। इसके जस्ट बाद वाला केस है। मतलब k इंटू डेल्टा एक्स ये हो जाएगा 2 पाई के बराबर। डेल्टा एक्स निकाल चुके हो, 2 पाई पता ही है, k जो होता है ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है। लैम्डा निकल गया। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वेलोसिटी निकल जाएगा। v इज इक्वल टू एन लैम्डा से वेलोसिटी आ जाएगा, n यहां से और लैम्डा ऊपर से। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। So in a hall, a person receives direct sound waves from a source 120 मीटर अवे। तो यहां पे एक आदमी खड़ा है और यहां पे एक सोर्स खड़ा, सोर्स मतलब पड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये 120 मीटर का है। सो सोर्स से ऑब्जर्वर के पास साउंड जो है एक डायरेक्ट आ रहा है। He also receives wave from the same source which reach him after being reflected from the 25 meter high ceiling at a point halfway between them. इन दोनों के बीच में एक सीलिंग है जो 25 मीटर के हाइट पे है। मतलब यहां पे सीलिंग है, ये हाइट जो है ये 25 मीटर का है। सो एक साउंड जो है यहां से यहां जा रहा है और इससे टकराने के बाद इसके पास पहुंच रहा है। तो दूसरा साउंड ये वाला है, यहां से यहां गया और यहां से यहां आया। ठीक है,
तो बोला जा रहा है कि द टू वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली फॉर वेवलेंथ। सो कितने वेवलेंथ पर इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? तो ये बताओ, ये वेव और ये वेव, दो वेव्स हैं, इन दोनों का इंटरफेरेंस यहां पे हो रहा है, इन दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है। सो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है कि अलग है? सेम ही फ्रीक्वेंसी है ना, एक ही सोर्स है ना, फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी। दोनों सेम फेज में कि अलग अलग फेज में? सेम ही फेज में है, सेम ही वेव है, सेम ही वेव है ना, टकरा के बस इसके पास पहुंच रहा है, लेकिन वेव तो सेम ही है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम वही रिलेशन चलेगा, k डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n पाई। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। एक वेव यहां से यहां चल रहा है, मतलब एक चल रहा है 120 मीटर, और दूसरा वाला यहां से यहां गया और यहां से यहां आया। तो दूसरा वाला जो है ये 60 हो गया, ये 25 हो गया, ये लेंथ निकल जाएगा, मान लो कुछ L1। यही सेम लेंथ ये वाला भी होगा, यही सेम लेंथ ये वाला भी होगा, मतलब टोटल लेंथ हो गया इसका 2L1 इज इक्वल टू 2n पाई। तो क्या लैम्डा की वैल्यू n वेरी करते जाओगे तो अलग अलग मिलता जाएगा? अच्छा, L1 65 आता है, तो 65 आता है तो उसको 65 रख दो, मतलब ये हो जाएगा 130 माइनस 120 हो जाएगा ये। सो 2 पाई बाय लैम्डा माइनस इंटू 10 इज इक्वल टू 2n पाई। n की वैल्यू वेरी करते जाओ, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू आते जाएगी, ऑप्शन टिक हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 10 इज इक्वल टू 2n पाई, 2 पाई कटा, सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई n। सो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन ये दे रखा है, वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर ऑब्स्टेकल। डेंसर ऑब्स्टेकल मतलब पाई का फेज डिफरेंस लेके वापस लौटेगा। इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज 0.64 टाइम्स ऑफ द इंसिडेंट वेव। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा वो 0.8 इंसिडेंट वेव के बराबर हो जाएगा? इंटेंसिटी 0.64 टाइम्स है, तो एम्पलीट्यूड इसका रूट होगा, मतलब 0.8 टाइम्स। सो ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा, और इसका इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ए आर साइन कॉस ऑफ ए एक्स माइनस बी टी प्लस पाई, यही बनेगा ना। पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा जुड़ा और ये उल्टे डायरेक्शन में लौट रहा है। ये अगर सीधे डायरेक्शन में चल रहा है एक्स प्लस बी टी, तो उल्टे डायरेक्शन में एक्स माइनस बी टी। सो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ये बनेगा। अब देख लो कौन कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आर 2 पाई बाई ए एंड बी बाई 2 पाई। तो वेवलेंथ जो है वो ये k है, के एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू ए, मतलब ये सही है। फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ओमेगा का वैल्यू b है, मतलब ये भी सही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है। एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज 0.8 ए, ये भी करेक्ट है। रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के एडिशन से बनेगा। इंसिडेंट ये वाला है, रिफ्लेक्टेड ये वाला, देखो क्या यही दोनों ऐड किया हुआ है यहां पे, मतलब ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? और ये इक्वेशन वैसे भी देख सकते हो तब आएगा ना
जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा, 0.9 के बराबर होगा, और वैसे भी नहीं है, ये दोनों एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है ना, यहीं पे तुम्हारा इक्वेशन खत्म हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। स्टैंडिंग वेव का जो जनरल इक्वेशन जो आता है दैट इज 2a sin kx cos ओमेगा t, ये सबसे जनरल इक्वेशन है। ये तब आता है जब अपोजिट डायरेक्शन के वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो और a के बराबर हो। तो यहां पे तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है ना, अपोजिट अपोजिट है, एक का a है और एक का 0.8 a है, तो ये स्टैंडिंग वेव तो कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इस वजह से डी वाला इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेज हैं जिनका मॉलिक्यूलर मासेज m1 और m2 है, देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी होता है अंडर रूट गामा RT बाई m, वेयर m इज योर मोलर मास। तो गामा की वैल्यू सेम हो गई दोनों के लिए, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है, दोनों मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए 3 होगा, सो गामा की वैल्यू सेम है, सेम टेम्परेचर पे सेम आर पे, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, m2/m1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये हो गया। तो टेम्परेचर राइज करने पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये सही स्टेटमेंट क्यों है? तो ये रीजन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, बी वाला तुम्हारा इनकरेक्ट है, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज एन सोर्स प्रॉपर्टी, प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड हैज नथिंग टू डू विथ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये फॉर्मूले पर है डायरेक्ट। थर्ड हार्मोनिक मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप का थर्ड हार्मोनिक है वो, नहीं, ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड विद द रिजल्ट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप इज फाउंड टू बी। हाँ, तो क्लोज पाइप का थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ, कौन सा फ्रीक्वेंसी, सेकेंड, ना तो 3v/4l जो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड ओवरटोन, नहीं, फर्स्ट ओवरटोन है वो। जो क्लोज पाइप होता है उसमें, क्लोज पाइप में फॉर्मूला जो है वो 2n-1 v/4l चलता है। ये हार्मोनिक लिखा हुआ है, (2n-1/4l इंटू v, ये होता है ना जनरल फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये थर्ड 3 के बराबर है, यही है ना तुम्हारा इंटीजर, तो 3 के बराबर है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 2 हो गया ना, तो n की वैल्यू 2 हो गया, मतलब दूसरा फ्रीक्वेंसी, दूसरा फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी, पहला फंडामेंटल होता है, दूसरा फर्स्ट ओवरटोन, तीसरा सेकंड ओवरटोन, तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी है ना ये। ठीक है, सो क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी जो है थर्ड हार्मोनिक है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3v/4l, एंड इट इज फाउंड टू बी हायर बाय 100 हर्ट्ज देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप होता है V/2L, और ये इससे 100 से ज्यादा है। इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर लो, V/2L की वैल्यू मिल जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप मिल जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, ठीक है। 9 देखो, सो देर इज अ सेट ऑफ 4 ट्यूनिंग फोर्क्स जिसमें कि द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। सो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 550 है, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर मतलब 3 और है, XYZ मान लिया उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज निकालनी है। सो ये भी दिया जा रहा है कि बाय यूजिंग एनी 2 ट्यूनिंग फोर्क एट अ टाइम द फॉलोइंग बीट फ्रीक्वेंसीज आर हर्ड, 1 2 3 5 7 8। तो 6 टाइप की बीट फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलती है अगर इनमें से हम कोई भी 2 पिक करते हैं तो कोई भी 2 पिक करे तो कितने पेयर्स बना सकते हैं इन चारों से? 4C2 पेयर बन सकता है। सो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2, मतलब ये 6 हो गया। मतलब 6 पॉसिबिलिटी का पेयर यहां पे लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सबसे हाईएस्ट बीट है ये तब आया होगा जब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला को एक साथ बजाया गया होगा। जो हाईएस्ट बीट फ्रीक्वेंसी है जो यहां पे देखने को मिल रही है वो 8 है, तो मैक्सिमम वाला तब आया होगा ना जब सबसे बड़ा और सबसे छोटे को एक साथ मिलाया गया होगा, तभी डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। इसका मतलब Z की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, Z माइनस 550 इज इक्वल टू 8, Z इज इक्वल टू 558। ये सबसे बड़ा है, तो ये और ये ऑप्शन हट गया, ये दोनों ऑप्शन हट गए क्योंकि यही सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में से पिक करना है अपने को। अब इन दोनों में से कौन सा पिक करेंगे? अब बाकी के पेयर्स देखो, एक 550 है, 550 और 551 लिया तो एक बना, 550 553 लिया तो 3 बना, 505 558 बना तो 8 बना, ये दोनों तो 2, ये दोनों तो 5 और ये दोनों तो 7, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। पेयर मैच करते जाओ, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। सब्जेक्टिव मेथड से जाओगे तो 1 घंटा लग जाएगा निकालने में। 6 पेयर से 6 इक्वेशन बनाओगे, कभी प्लस कभी माइनस, सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर। सी वाला देखो नहीं होगा, सी वाले में क्योंकि 552 माइनस 558 करोगे तो 6 भी आ जाएगा, तो 6 नहीं है ना इसमें। और मैक्सिमम पेयर्स पे चल रहे हैं, अपन मैक्सिमम पेयर्स पे ही चल रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि एक पेयर कम लिया है यहां पे, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहां से फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगा, यहां से फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, बीट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा अपन 2 पाई, मतलब ये 51, ओमेगा अपन 2 पाई, ये 50, 51 माइनस 51 आ गया बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ इंटेंसिटी की भी बात हो रही है, तो इंटेंसिटी जो होता है दो जब इंटरफेरेंस होती है तो जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला चलता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। तो मैक्सिमा के लिए कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए -1, मतलब रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। अब इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो क्या मैं इसको A1 प्लस A2 स्क्वायर लिख सकता हूं? इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल,
तो आई की वैल्यू a1 प्लस a2 स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा। ये मैक्सिमम होगा और मिनिमम क्या होगा, a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर 12 माइनस 4 8, 8 का स्क्वायर कितना रेशियो आया 4:1। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10। चलो 11 to 20 अटेम्प्ट करो। 11 to 18, 11 to 18 अटेम्प्ट करो। हो गए तो आगे अटेम्प्ट करो। जिनके हो गए 18 तक वो 19 से लेकर के 29 तक अटेम्प्ट करो। अभी 11 से सारे सवाल जो है वो मोस्टली डॉपलर इफेक्ट के ऊपर है। ठीक है, करो जल्दी से। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नहीं हुआ, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सर। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है ये। एक में वी कौन चल रहा है यहाँ पे, ट्रेन चल रहा है, सोर्स चल रहा है। तो सोर्स चल रहा है तो पहले वाले केस में जिस समय वो पास आ रहा है उस समय फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी v माइनस वी बाई वी एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो वैल्यू है पास आने वाली ये एन डैश है तो इसको लिख लो एन डैश। और दूसरे केस में दूर जा रही है तो दूर जा रही है तो ये हो जाएगा v बाई वी प्लस वी एस इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और तीसरा केस में बोला जा रहा है कि ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन द ट्रेन तो यही ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जिसमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है ऑब्जर्वर और सोर्स में, उसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। मतलब एफ नॉट की वैल्यू एन के बराबर है। तो इनमें रिलेशन ढूंढना है ना अपने को। तो काम करो, इसको इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ और इसको उधर भेज दो। इस टर्म को इधर ले आओ और इस टर्म को इधर ले जाओ। तो इक्वेशन बनेगा v माइनस वी एस बाई वी इज इक्वल टू एन बाई एन डैश और दूसरा वाला बनेगा v प्लस वी एस बाई वी इज इक्वल टू एन बाई एन डबल डैश। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो वी एस वाला टर्म खत्म, वी एस वाला टर्म का काम खत्म। तो ये खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा तुम्हें v प्लस वी बाई वी मतलब 2 और इधर n बाई एन डैश प्लस n बाई एन डबल डैश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये भी इसी के जैसा ही है, ये भी ठीक है, इसी के जैसा ही है, इसको हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, police car moving at 22 meter per second chases a motorcyclist. The policeman sounds his horn at 176 hertz. While both of them have moved towards a stationary siren of frequency 165 hertz. तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी है, एक पुलिस वाला जो हॉर्न बजा रहा है वो, और दूसरा जो सायरन की वजह से आ रहा है वो। Calculate the speed of the motorcycle if it is given that he does not observe any beats. तो एनी बीट्स का मतलब ये हुआ कि जो सायरन से फ्रीक्वेंसी उसके पास पहुंच रही है और जो पुलिस की फ्रीक्वेंसी उसके पास पहुंच रही है, क्या वो दोनों सेम होगा? बीट्स नहीं बन रहे हैं, मतलब F1 माइनस F2 इज 0, F1 इज इक्वल टू F2। तो मोटरसाइकिल का जो फ्रीक्वेंसी आया और सायरन का जो फ्रीक्वेंसी आया, पुलिस का और सायरन का, ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दो। ये मान लो पुलिस है और यहां पे मान लो ये मोटरसाइकिलिस्ट है और यहां पे मान लो स्टेशनरी सायरन है। ये सायरन, ये पुलिस और ये मोटरसाइकिल।
ये बोल रहा है कि ये 22 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसकी स्पीड अपने को निकालनी है, ये तो स्टेशनरी है। सो इन दोनों के बीच में डॉपलर इफेक्ट लगाओ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितना मिलेगा? ये जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स से दूर भाग रहा है, तो v माइनस वी ऑब्जर्वर दूर भागने पे, हाँ v दे रखा है वो बाद में डाल देंगे। सो v माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि दूर भाग रहा है वो इसलिए निगेटिव, बाई सोर्स, सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास भाग रहा है, तो ऑब्जर्वर के पास भाग रहा है मतलब v प्लस 22 हो जाएगा वो। सो ठीक है, ऑब्जर्वर दूर भागेगा ये निगेटिव, ऑब्जर्वर पास आता तो पॉजिटिव, सोर्स पास आता तो निगेटिव, सोर्स दूर जाता तब पॉजिटिव, दोनों में अपोजिट चलता है ये, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज 176, और ये जो फ्रीक्वेंसी है यही 165 के बराबर है। एक मिनट, ये फ्रीक्वेंसी जो है सायरन जो इसके पास पहुंच रही है उस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब सायरन वाली फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सायरन वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर डॉपलर इफेक्ट लगाओ, तो उस पर डॉपलर इफेक्ट लगेगा तो v ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, मतलब v प्लस वी ऑब्जर्वर बाई v इंटू 165, ये ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी है पुलिस वाले साउंड की, और ये ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी है सायरन वाले की, दोनों में डॉपलर इफेक्ट लगेगा। इन दोनों का भी इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो और v की वैल्यू 330 रख दो, v ऑब्जर्वर मिल जाएगा तुम्हें, सॉल्व करके आ जाएगा। सो दोनों पे डॉपलर इफेक्ट लग रहा था, अब इसके बाद v ऑब्जर्वर निकाल लेना, ये भी 22 के बराबर ही आती है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भाई, हुआ? डॉपलर इफेक्ट लगाना है इसमें भी सेम। सायरन प्लेस्ड एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म इज एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज। प्लेटफॉर्म पे एक सायरन है जो जिसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये है। पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.5 किलोहर्ट्ज व्हाइल द ट्रेन अप्रोचेज। जब ट्रेन अप्रोच कर रहा है तो इतनी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो। ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी इन अ डिफरेंट ट्रेन ही रिकॉर्ड्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज व्हाइल अप्रोचिंग द सेम सायरन। दूसरे में भी अप्रोच हो रहा है लेकिन अलग ट्रेन में हो रहा है, उसमें फ्रीक्वेंसी जो सुनने के मिल रहा है इतना मिल रहा है। देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज। तो पहले केस में लगाओगे जब डॉपलर इफेक्ट, तो ऑब्जर्वर जो है सायरन के नजदीक जा रहा है, सो v प्लस वी ए बाई वी इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 5.5। यही होगा ना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए v प्लस वी बी, ये भी अप्रोच हो रहा है, इंटू 5 इज इक्वल टू 6 किलोहर्ट्ज। दोनों को डिवाइड कर दो, या va की वैल्यू यहां से निकाल लो, vb की वैल्यू यहां से निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड करो, va बाई vb की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब सारे इधर सेम ही है, यहां से लेकर 18 तक कॉन्सेप्ट एक ही है। 14th नहीं हुआ तो ट्राई करना, सेम अप्रोच है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं करना है इसमें। जो ये क्वेश्चंस बताए हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है। 15 हाँ, वेलोसिटी ऑफ मीडियम जुड़ जाएगा उसमें 15 वाले में, तो v प्लस यू डब्ल्यू बाई वी इंटू लैम्डा नॉट हो जाएगा, ठीक है, जो 615 वाला है।
हवा जब नहीं बह रहा था तो लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी था, मतलब v इज इक्वल टू एन लैम्डा नॉट। हवा जब चलने लगा तो v प्लस यू डब्ल्यू हो गया साउंड का स्पीड, इज इक्वल टू एन लैम्डा डैश, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो v बाई वी प्लस वी यू डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय लैम्डा डैश, लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी। मीडियम जब भी फ्लो होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होगा, साउंड के डायरेक्शन में मीडियम चल रहा है तो दोनों एड अप हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगा। डायरेक्ट इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड पे पड़ता है, मीडियम का इफेक्ट ऑब्जर्वर के स्पीड पर या फिर सोर्स के स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता, साउंड के स्पीड पे पड़ता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। So two sound sources each emitting sound of wavelength lambda are fixed some distance apart. A listener moves with a velocity u along the line joining the two sources. The number of beats heard by him per second is. डिस्टेंस नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट से होगा ये भी। नहीं, एक सोर्स यहां पे है और एक सोर्स यहां पे है, आदमी जो है बीच में चल रहा है इधर, तो ये जो आदमी है इसके लिए अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है और इसके लिए टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है, तो इस वाले में डॉपलर इफेक्ट लगाओगे तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी 1 जो आएगी वो आएगी v माइनस वी ऑब्जर्वर बाई v इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और उस वाले के लिए लगाओगे f2 तो वो मिलेगा v प्लस वी ऑब्जर्वर बाई v इंटू एफ नॉट। अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो इन दोनों को माइनस करने पाएगी, f1 माइनस f2, सारी वैल्यूज दे रखी है, एफ नॉट एफ ऑब्जर्वर सारी वैल्यूज दे रखी है, तो f1 माइनस f2 की वैल्यू आ जाएगी, ये होगा बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया 17। So question number 17 में car is approaching a railway crossing at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। So 72 किलोमीटर पर आवर ये होता है 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये कितने से गया 4, 20 मीटर पर सेकंड आ गया ये। अब it sounds a horn when it is 800 meter away at 600 hertz. Velocity of sound in air is 330 meter per second. Then the apparent frequency as received by the man at rest near the railway track perpendicular to the road at a 600 meter away from the crossing is. So यहां पे सोर्स है, ये सोर्स है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक आदमी है यहां पे, ये कितने डिस्टेंस पे होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, तो ये थीटा निकल जाएगा, थीटा निकाल लेना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करके या कोई भी टैन थीटा है जो भी है। हाँ, तो थीटा निकालने के बाद अब जो सोर्स का इधर वाला कंपोनेंट आएगा, ये सोर्स इसको अप्रोच कर रहा होगा, ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहां पे डॉपलर इफेक्ट जब लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा v बाई v प्लस वी सोर्स इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब v सोर्स का इधर वाला कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, तो v सोर्स का जब इधर वाला कंपोनेंट ले रहे हैं तो ये vs cos थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से फर्क नहीं पड़ता, जो इस लाइन पर जो वेलोसिटी आती है बस उसी से फर्क पड़ता है, बस वैल्यूज पुट कर दो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18,
ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर ही है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि सोर्स इज एट -r,0 एंड फ्रीक्वेंसी f, ऑब्जर्वर इज एट 2r,0 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स जो है ये दे रखा है, उसको प्लॉट करते हैं। तो सोर्स आ जाएगा इस पॉइंट पे -r,0 और ऑब्जर्वर यहां पे 2r,0 और ये -r,0। वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज v/√2i प्लस v/√2j। तो क्या ये जो सोर्स है इधर चल रहा है इस लाइन पर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर v/√2i प्लस v/√2j है इसका वेलोसिटी, एक इधर एक इधर, तो नेट इधर। दूसरे वाले का -2√v(i) -√2v(j), तो एक इधर और एक इधर, मतलब इसका नेट इधर, सोर्स चल रहा है इधर और ऑब्जर्वर चल रहा है इधर। ठीक, अब ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि i और j वाले कंपोनेंट को डिवाइड करोगे तो tan थीटा 1 आ जाएगा, सोर्स के लिए भी और ऑब्जर्वर के लिए भी, दोनों के लिए देख लो, दोनों के लिए tan थीटा की वैल्यू 1 आएगी। मतलब जो स्लोप आएगा, ये वाला स्लोप या ये वाला स्लोप, ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी 1 के बराबर। तो 1 के बराबर होगी मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। यहां तक समझ में आया? अब सोर्स यहां से आगे बढ़ा, ऑब्जर्वर यहां से आगे बढ़ा, तो ये जो डिस्टेंस है, हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये कम होता चला जाएगा, या छोड़ो डिस्टेंस से मत देखो, ऐसे ही कंपोनेंट से देखो। ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, जब ये यहां से यहां पे पहुंचेगा और ये यहां से यहां पे पहुंचेगा, तो ये वाला लाइन होगा दोनों का ज्वाइन करने वाला लाइन। मतलब जो थीटा बनेगा वो ये वाला बनेगा, और इसके लिए थीटा जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। क्या ये एंगल इससे बड़ा है? ये बाहर वाला एंगल इससे बड़ा है? तो बाहर वाला एंगल इससे बड़ा है, और इसका जब cos थीटा लिया जाएगा तो क्या वेलोसिटी कम हो जाएगी? वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, इसके टर्म्स में भी कम होगी और इसके टर्म्स में भी कम होगी, दोनों के टर्म्स में कम होगी। तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवरऑल कम होगा? क्योंकि ये थीटा तो लगातार ही बढ़ते जाएगा ना पीछे वाले से, जैसे जैसे ट्रायंगल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थीटा जो है लगातार बढ़ता जाएगा पीछे वाले के रिस्पेक्ट में। तो जब उसका कंपोनेंट लिया जाएगा तो वो कंपोनेंट जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कम ही करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर बाई v प्लस माइनस या माइनस प्लस वी सोर्स इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो दोनों वैल्यूज तो कम हो रही है ना, ये पॉजिटिव साइड में कम हो रही है और ये निगेटिव साइड में कम हो रही है, मतलब ओवरऑल वैल्यू कम ही हो रही है। ये अप्रोच कर रहा है तो यहां पे पॉजिटिव लोगे, और ये अप्रोच कर रहा है तो यहां पे निगेटिव लोगे, और दोनों ही कम हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू कम होते जाएगी ना। ऊपर कम कम एडिशन हो रहा है, कम कम सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो वैल्यूज डिप करेगी, वैल्यूज डिप करेगी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होता जाएगा, यही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा। और जिस पॉइंट पर तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन के वेलोसिटी, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा लाइन पर वेलोसिटी, उस पॉइंट पर तुम्हारा रिलेटिव मोशन वो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, बाकी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा घट ही रही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो अब आगे के इंटीजर के सवाल बचे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है इसमें,
मैं बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन थोड़े ठीक से हैं, वो कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 टिक कर लो, 19, 22, 25, 26 और 29। ये क्वेश्चन एटलीस्ट सारे कर लेना, बाकी क्वेश्चन जो है वो आसान है। 25 कितना बड़ा है? वो दिखने में बस बहुत बड़ा है, बाकी है कुछ नहीं। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास ये, हाँ, तो अगली क्लास में मिलेंगे, जो कि तुम्हारा क्लास होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर पे। ठीक है।